क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिल सभी में मिला है, चार्जशीट किसी में वो जमा नहीं कर पाया तमिलनाडु में। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका आधार खत्म हो गया है। जी। एक तरफ पुलिस अनुसंधान जो 60 दिन के अंदर में कंप्लीट करके उनको देना था, और एक भी केस में 6 केस में एक भी केस में वो अनुसंधान का कंप्लीट नहीं कर पाया जो निर्धारित समय होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके पास अब आधार नहीं है कि एनएसए को वो कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्ड के समक्ष जैसे ही इस बातों का अब ये केस जो है सो पूरी तरीके से बेल पर आधारित हो गई है, और बेल और एनएसए दोनों के बीच में पेंच फंसा हुआ है। और जय हिंद साथियों, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि मनीष कश्यप पर थोड़ा सा वीडियो बनाइए, तो आपसे बता दें मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार आ चुके हैं और मैं अभी मनीष कश्यप के जाने माने यानी कि पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनानंद भारती सर से हैं। क्योंकि यही सब कोर्ट केस देख रहे हैं तो इन्हीं से जानेंगे कि कब तक वह बाहर निकल सकते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर, अब लगातार सभी लोगों का कमेंट है, जो भी बिहार के युवा हैं, खास करके युवा वर्ग में मनीष कश्यप का थोड़ा सा बहुत अच्छा पहुंच है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। वो लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि वकील साहब से पूछिए कब तक वो बाहर आ सकते हैं। देखिए, बाहर आने के रिगार्डिंग हमने कई बार कहा है कि वहाँ पर जितने भी इनके ऊपर केस थे तमिलनाडु में, तो वहाँ पर सभी में बेल मिल गया, और बिहार में जो 6 केसेस इनके ऊपर था तो उसमें जो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो केस की गई थी इनके ऊपर, उसमें सभी केस में लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया है और हाई कोर्ट में मामला वो आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, और रही बात लोगों के मन में जिज्ञासा है कि अब पुनः पेशी कब होगी, तो मंगलवार को जो है सो पुनः मनीष कश्यप को न्यायालय के समक्ष जेल से बाहर लाया जाएगा, और फिर 14 दिन के बाद वो जनरली जो सामान्य प्रक्रिया जो होती है उसी के तहत होगा। तो वो एक बार फिर से उनकी पेशी जो है सो इसी मंगलवार को उनका जो है सो माननीय न्यायालय के समक्ष होगा। क्या उम्मीद है, जैसे आप लगातार केस को डील कर रहे हैं तो कुछ तो मालूम चलता होगा कि कब तक वो बाहर आ सकते हैं? ये जो 22 तारीख को मैंने बताया, मंगल यानी 22 तारीख को वो वहाँ आएंगे। अब ये केस जो है सो पूरी तरीके से बेल पर आधारित हो गई है, और बेल और एनएसए दोनों के बीच में पेंच फंसा हुआ है। और एनएसए के रिगार्डिंग मैंने आपको इससे पहले भी कई चैनल पर मैंने बताया कि एनएसए एक संदेह के आधार पर लगाया जाता है, जिससे थ्रेट होता है स्टेट एंड वो कंट्री पर यदि कोई सिक्योरिटी को लेकर यदि थ्रेट है, माने शंका भी यदि हो जाता है तो लगा दी जाती है किसी भी व्यक्ति पर। तो यानी कि बादल जब रहेगा तब छाता की जरूरत होती है। तो जब बादल ही हट गए, यानी कि सभी केस में उनका बेल अब जो है सो तमिलनाडु में हो गया है, तो एनएसए का बहुत ज्यादा आधार नहीं बनता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति जो है सो ये है कि अब एनएसए भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और माननीय पटना हाई कोर्ट में जो अभी बेल की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर पहल की जा रही है उनके द्वारा, और फाइल भी किया जा रहा है। तो यही कहानी है अभी। एक बात बताइए, 3-3 माह पर शायद एनएसए का रिव्यू होता है, प्रत्येक 3 माह पर। अभी इन पर रिव्यू नहीं हुआ। अभी 6 महीने की अवधि, जैसे 3 महीने पर हुई है, अभी कस्टडी में 4.5 महीने के आसपास, 5 महीने के आसपास सब हुआ है। तो जब 6 महीना होगा तो रिव्यू होगा, तब ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत अहम बात होगी इनके लिए। और 1 महीना की अवधि में हाई कोर्ट में भी सभी मामले में इनके जो लंबित है वो टेकअप अब हो जाता है। तो 1 से 1.5 महीना हाई कोर्ट में भी बेल की प्रक्रियाओं में लगेगा, तब तक उधर एनएसए वाला भी रिव्यू का जो है सो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो इनका जो संयोग लग रहा है कि वो 1 से 1.5 महीना का जो अवधि मैंने बताया है तब तक वो समाप्त हो जाएगा, और तब लगता है कि ये सलाखों के बाहर आ जाए। ये भी हो सकता है जो एनएसए रिव्यू होता है उसमें कौन-कौन बोर्ड मेंबर होते हैं, कुछ आइडिया? देखिए, उसमें जो सामान्यतः एक रिटायर्ड जज होते हैं जी, जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होते हैं, उनके समक्ष उनको अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है, और भी उसके बोर्ड के मेंबर होते हैं। और उन लोगों को ये देखना होता है कि क्या ये जो एनएसए की लगाई गई है इनके ऊपर उसको कंटिन्यू किया जाए या फिर उसको रिवोक किया जाए। तो वो तमाम परिस्थिति का आकलन होता है, और उस आकलन के आधार पर ही ये चीज़ देखी जाती है। तो ऐसे में आप जो परिस्थिति हुई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिल सभी में मिला है, चार्जशीट किसी में वो जमा नहीं कर पाया तमिलनाडु में, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपका आधार खत्म हो गया है। एक तरफ पुलिस अनुसंधान जो 60 दिन के अंदर में कंप्लीट करके उनको देना था, और
एक भी केस में 6 केस में एक भी केस में अनुसंधान का कंप्लीट नहीं कर पाया जो निर्धारित समय होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके पास अब आधार नहीं है कि एनएसए को वो कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्ड के समक्ष जैसे ही इस बातों को रखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो बोर्ड जो है सो वो न्याय हित में उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। सर, उन पर जितना भी मुकदमा है, यदि सब में बेल मिल जाता है, फिर भी यदि एनएसए रहता है तो वो बाहर नहीं आ सकता? नहीं, वो तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जेल में अभी पटना में इसलिए है क्योंकि वो इनका यहाँ पर सुनवाई है और उसमें बेल नहीं लिए हैं। तो उसमें एनएसए यदि कोई अन्य केस नहीं भी हो तो भी एनएसए अपने आप में है, किसी को रखा जा सकता है। लेकिन 6 महीना जो है सो काफी होता है एनएसए के लिए, क्योंकि अधिकतम 1 वर्षों का बोला है तो रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन की बात कही गई है। विकट से विकटतम परिस्थिति में ये सब लगाया जाता है। वो साधारण तबके में जिसका जस्टिफिकेशन नहीं हो ऐसे परिस्थिति में एनएसए नहीं लगाया जा सकता है। तो तमिलनाडु की सरकार भी सोचेगी कि हमको यदि कोर्ट में जवाब देना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया भी था, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी भी किरकिरी नहीं हो तो वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि वो राजनीतिक कारणों से भी बहुत सारे चीजों को देखा जाता है कि कोर्ट की टिप्पणियां से उनकी राजनीतिक साख भी खत्म होती है। तो ऐसे परिस्थिति में वो चीज हो जाएगा। मनीष कश्यप को जो भी जानने वाले व्यक्ति हैं, जो देख रहे हैं या वो सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये लग रहा है कि कब तक आएंगे, उनको क्या आप संदेश दीजिएगा? उन लोगों को क्या देखिए, उम्मीद ये की जा सकती है कि मैंने जो कहा था 2 महीने का वक्त, तो 2 महीना मोटा मोटी लगेगा। ऐसे परिस्थिति में जो है सो वो ये हो जाएंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।